ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रगतिवादी युग से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगी। टोटल मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगी इस वीडियो में। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रगतिवादी युग से, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं डेली हिंदी प्रैक्टिस सेट कराती हूँ। अगर आप सारी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं प्रगतिवादी युग से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन मैं कराऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर वन है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है वह धारा कौन सी है। तो ऐसी हिंदी साहित्य में ऐसी कौन सी काव्य धारा है जिसमें मार्क्सवादी चेतना देखने को मिलती है। तो मार्क्सवादी चेतना किस काव्य धारा में देखने को मिलती है? प्रगतिवादी काव्य धारा में ही मार्क्सवादी चेतना देखने को मिलती है। मार्क्सवादी चेतना का प्रभाव है किस काव्य धारा में? प्रगतिवादी काव्य धारा में। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रगतिवाद का समय क्या है? प्रगतिवाद का समय क्या है? तो प्रगतिवाद का समय है 1936 से 1942-43। प्रगतिवाद का समय माना जाता है। यहाँ ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? प्रगतिशील लेखक संघ का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? तो प्रगतिशील लेखक संघ का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 1936 ईस्वी में हुआ था। तो यह ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? तो मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता। तो यहाँ ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी तो लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? तो लंदन में हुई थी मुल्क राज आनंद और सज्जाद जाहिर के प्रयत्न से हुई थी। तो यहाँ ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रगतिवाद के जनक के जन्म में किसका योगदान नहीं है? तो छायावादी, रोमानियत एवं प्राणवादी प्रेरित का तो योगदान है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी, ये भी सही है, योगदान है इसका। मार्क्सवादी प्रभाव है, ये तो है ही, लेकिन अस्तित्ववादी प्रभाव नहीं है किसमें? प्रगतिवादी के जन्म में इसका योगदान नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा कथन प्रगतिवाद के संबंध में सही नहीं है? प्रगतिवाद में सामाजिकता का आग्रह है। प्रगतिवाद ये तो सही है, सामाजिकता का आग्रह सही है। प्रगतिवाद का आधार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, ये भी सही है। प्रगतिवाद पूंजीवाद का पक्षधर है, ये तो गलत है। प्रगतिवाद क्या है? पूंजीवाद का विरोधी है। तो यहाँ पे ए पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही कथन सही नहीं है। प्रगतिवाद पूंजीवाद का पक्षधर नहीं है बल्कि विरोधी है। तो यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी है। प्रगतिवाद में निम्न वर्ग का चित्रण है, तो निम्न वर्ग का चित्रण तो किया गया है। शोषितों के प्रति सहानुभूति दिखाई गई है, शोषितों को पूंजीवाद का विरोध किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रगतिवाद की विरोधी पत्रिका कौन सी है? तो इनमें से ऐसी कौन सी पत्रिका है जो प्रगतिवाद की विरोधी पत्रिका है? तो विशाल भारत भी है, परिमल भी है, विचार भी है। ये तीनों पत्रिकाएं हैं प्रगतिवाद की विरोधी पत्रिका है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, नागार्जुन ने अपनी किस कविता में अन्न के अभाव में मानव जीवन की यथार्थ मार्मिक परिस्थिति का चित्रण किया है? तो नागार्जुन की ऐसी कौन सी कविता है जिसमें अन्न के अभाव में मानव जीवन की स्थिति का जो है चित्रण किया गया है? तो अकाल और उसके बाद इनकी जो कविता है, इस कविता में इन्होंने अकाल के बाद मानव जीवन जो अन्न के अभाव में जिस परिस्थिति का सामना किया है उसका इन्होंने मार्मिक चित्रण किया है। किसने? नागार्जुन ने। तो यहाँ ऑप्शन भी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, यह किस कवि की घोषणा है? किस कवि की घोषणा है कि जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं? किस कवि की घोषणा है? तो यह किस कवि की घोषणा है? रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर क्या है? द्वितीय राष्ट्र कवि माने जाते हैं। प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त और द्वितीय राष्ट्र कवि कौन माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर। इनकी उर्वशी जो रचना है, इसी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? रामधारी सिंह दिनकर को। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि किसे माना जाता है? तो हर एक काव्य धारा का एक प्रतिनिधि कवि माना जाता है। तो कौन है प्रगतिवादी काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि? तो प्रगतिवादी काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि है नागार्जुन। तो यहाँ ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाबा
बाबा नागार्जुन की कविताएं पढ़ते हुए मुझे लगता है कि बाबा ने संपूर्ण काव्य संसार में केवल अकाल और उसके बाद कविता शेष रह जाए तब भी इस अकेली कविता के बल पर बाबा कवि के रूप में कालजयी बने रहेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे निराला की वह तोड़ती पत्थर के लिए। तो ये नागार्जुन के संदर्भ में कथन किसका है? तो नागार्जुन के संदर्भ में ये कथन किसका है? विजय सिंह का है। क्या कि अगर इनकी एकमात्र कविता अकाल और उसके बाद अगर शेष रह जाए तो भी ये क्या रहेंगे? कवि के रूप में कालजयी रहेंगे, जिस प्रकार निराला की वह तोड़ती पत्थर कविता है। लटक रही है तलवार रात दिन इस गर्दन पर बेकारी की लाचारी की बीमारी की। यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो यह काव्य पंक्ति है नागार्जुन की। नागार्जुन ने क्या कहा है कि अपनी काव्य पंक्ति में लिखा है कि लटक रही है तलवार रात दिन इस गर्दन पर बेकारी की लाचारी की बीमारी की। तो यहाँ ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सत्ता और शासन के विरोध में लिखी गई नागार्जुन की कविता कौन सी है? तो कौन सी कविता ऐसी है जो नागार्जुन की ऐसी कौन सी कविता है जो सत्ता और शासन के विरोध में लिखी गई थी? तो इनकी कविता है शासन की बंदूक। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। शासन की बंदूक इनकी जो कविता है वह सत्ता और शासन के विरोध में लिखी गई कविता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नागार्जुन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही नहीं है इनके संबंध में? ये प्रगतिवादी विचारधारा के कवि लेखन है, तो ये तो सही है। कवि की हैसियत से प्रगतिशील एवं एक हद तक प्रयोगशील भी है, तो ये भी सही है। इनका प्रारंभिक काव्य संकलन सतरंगी पंखों वाली है, तो ये गलत है। तो यही कथन असत्य है। तो यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा कि इनकी जो प्रारंभिक काव्य संकलन है सतरंगे पंखों वाली, ये क्या है? असत्य है। और तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वाधीनता संग्राम के दिनों में जैसे अनेक प्रकार के राष्ट्रगीत, प्रभाती और उद्बोधन गीत मुखर शैली में लिखे गए, वैसे ही स्वतंत्र भारत के विविध आंदोलनों के लिए गीत और कविताएं नागार्जुन। तो ये कथन किसका है? एक कथन है केदारनाथ सिंह, नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी और बच्चन सिंह। तो ये कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी काव्यधारा का कवि नहीं है? तो ऐसा कौन सा कवि है जो प्रगतिवादी काव्यधारा का कवि नहीं है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह, शिव मंगल सिंह सुमन और आंगे राघव। तो केदारनाथ सिंह जो है यहाँ पे प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि नहीं है। कौन? केदारनाथ सिंह। तो यहाँ ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसने प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग 1942 ईस्वी में सबसे पहले किया था? तो किसने सबसे पहले किया था? तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1942 ईस्वी में किया था। किसने? गजानन माधव मुक्तिबोध ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प का चयन करना है इसमें। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, यहाँ ऑप्शन ए है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1935 ईस्वी में पेरिस की E.M. फास्टर ने की थी। और ऑप्शन बी है, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में लंदन में मुल्क राज आनंद और सज्जाद जाहिर ने की थी। ऑप्शन सी है, अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी। तो यहाँ ऑप्शन सी सही होगा, यही असुमेलित कथन है। तो यह ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, नागार्जुन ने अपनी किस कविता में मिथिला के एक पिछड़े ग्रामीण इलाके के शैक्षणिक परिवेश का चित्रण किया है? तो ये नागार्जुन की ऐसी कौन सी कविता है जिसमें इन्होंने मिथिला के एक पिछड़े ग्रामीण इलाके के शैक्षणिक परिवेश का चित्रण किया है? तो इनकी कविता है दुखरन मास्टर जो इसमें इनकी कविता है, इसमें इन्होंने मिथिला के पिछड़े इलाके के शैक्षणिक परिवेश का चित्रण किया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष कौन नहीं है? तो कौन इसमें प्रगतिशील लेखक के अध्यक्ष नहीं है? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं, जवाहरलाल नेहरू, प्रेमचंद है। नरेश मेहता जो है प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष नहीं है। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रगतिवाद में क्या नहीं मिलता है? तो निम्न वर्ग शोषित का चित्रण तो मिलता है, सही है। कल्पना की प्रचुरता नहीं मिलती है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और वास्तविकता और यथार्थ का चित्रण तो प्रगतिवाद में मिलता है, क्रांति की भावना भी मिलती है, लेकिन कल्पना की प्रचुरता जो है वो प्रगतिवाद में नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रगतिवादी विभ्रम है कथन किसका है? किसने कहा है कि प्रगतिवादी विभ्रम है? तो ये कथन है डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त का। ये कथन किसका है? डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त का ये कथन है कि प्रगतिवादी क्या है?
में विभ्रम है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ बल्कि उसका गला घोट कर पैदा हुआ है। यह कथन किसने कहा है? यह कथन किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है कि प्रगतिवाद छायावाद का भस्म नहीं है बल्कि उसका गला घोट कर पैदा हुआ है। यह कथन किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस पत्रिका में प्रगतिवादी आंदोलन का विरोध किया गया है? ऐसी कौन सी कविता है जिसमें प्रगतिवादी आंदोलन का विरोध किया गया है? तो विशाल भारत जो कविता है उसमें प्रगतिवादी आंदोलन का विरोध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, छायावाद के बाद नए आंदोलन की शुरुआत नंद दुलारी वाजपेयी ने किससे मानी है? तो छायावाद के बाद नए आंदोलन की जो शुरुआत हुई है उसको नंद दुलारी ने किससे मानी है? तो गिरजा कुमार माथुर ने मानी है। क्वेश्चन नंबर 27 है, नागार्जुन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है, इनके बचपन का नाम ढक्कन है, सही है। इनका वास्तविक नाम बैजनाथ मिश्र है, ये भी सही है। हिंदी में लिखी गई पहली कविता राम के प्रति जो 1933 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है, तो यही कथन सही नहीं है। तो ये क्या है? ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, मैं से रहा हूँ 1 घंटा आईने के सामने नामक संस्मरण के रचनाकार कौन है? ये क्या है? संस्मरण है। और इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है नागार्जुन। तो यहाँ ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, शोषकों का विरोध एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति किस काव्यधारा की विशेषता है? तो ऐसी कौन सी काव्यधारा है जिसमें शोषकों का विरोध किया गया और शोषितों के प्रति सहानुभूति दिखाई गई? तो प्रगतिवादी काव्यधारा में ही शोषकों और पूंजीवादी का विरोध किया गया और शोषितों के प्रति सहानुभूति दिखाई गई। तो यहाँ ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रगतिवाद का संबंध किस दर्शन से है? तो प्रगतिवाद पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ा है? तो मार्क्सवादी दर्शन का प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती है, कविता किसकी है? त्रिलोचन की है। तो इनके किस कविता संग्रह में संकलित है यह कविता? चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती है। धरती उस जनपद का कवि हूँ, तुम्हें सौंपता हूँ ताप के ताए हुए। तो इनकी जो धरती कविता संग्रह है इसी में यह कविता संकलित है। कौन सी? चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, त्रिलोचन की निम्नलिखित काव्य कृति का प्रकाशन वर्ष के साथ सही अनुक्रम बताइए। तो देखिए, काव्य कृतियों का जो प्रकाशन वर्ष है उसका सही अनुक्रम भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पे त्रिलोचन की जो काव्य कृति है उसके प्रकाशन वर्ष का सही का अनुक्रम पूछा जा रहा है कि कौन सा है। तो ऑप्शन ए है अमोला अर्धान ताप के ताए हुए दिन धरती, बी है धरती ताप के ताए हुए दिन अर्धान अमोला, सी अर्धान धरती अमोला ताप के ताए हुए, डी ताप के ताए हुए अमोला धरती अर्धान। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर होगा, पहले धरती ताप के ताए हुए फिर अर्धान अमोला। तो यहाँ ये जो इनका काव्य कृति का प्रकाशन वर्ष है, एक कालक्रम इसका अनुक्रम सही है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अब निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। यानी कि काव्य कृति दिया गया है, नीचे रचनाकार दिया है, तो काव्य कृति और रचनाकार से सुमेलित करना है। तो युग धारा जो काव्य कृति है किसकी काव्य धारा है? काव्य कृति है, ये नागार्जुन की काव्य कृति है। और सबका अपना आकाश जो सबका अपना आकाश जो काव्य कृति है किसकी काव्य कृति है? एक काव्य कृति है त्रिलोचन शास्त्री की है। फूल नहीं रंग बोलते हैं जो काव्य कृति है किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की। और कुछ और कविताएं किसकी काव्य कृति है? तो ये काव्य कृति है किसकी? शमशेर बहादुर सिंह। तो इसके अनुसार यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे होगा पहले का है 4, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा कि युगधारा के रचनाकार कौन है? नागार्जुन। और सबका अपना आकाश के रचनाकार कौन है? त्रिलोचन शास्त्री। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल। कुछ और कविताएं किसकी हैं? शमशेर बहादुर। तो ये रचना और रचनाकार का सही क्रम लगाना है, सही सुमेलित करना है इसको सही। क्वेश्चन नंबर 34 है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? प्रयोगवाद में आधुनिकता का आरंभ होता है। प्रयोगवाद से आधुनिकतावाद का आरंभ होता है, तो ये सही है। प्रयोगवाद का मूलाधार व्यक्तिकता एवं व्यक्तिवाद है। छायावादी व्यक्तिकता भावुकता प्रधान थी, जबकि प्रयोगवादी व्यक्तिकता बौद्धिकता का प्रधान है। प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञेय द्वारा संपादित 4 सप्तक से हुआ है, तो ये भी सही है। लास्ट है 4 सप्तक की भूमिका के अनुसार इसमें 7 कवि एक ही स्कूल के हैं, एक ही राह के प्रतीक हैं। तो यहाँ ऑप्शन डी सही आंसर नहीं है। तो यही पूछा जा रहा है कि कौन सा
कथन सही नहीं है, तो यही ऑप्शन डी सही नहीं है कि तार सप्तक की भूमिका के अनुसार इसमें सातों कवि एक ही स्कूल के हैं और एक ही राह के हैं, तो ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 है, केदारनाथ अग्रवाल पर लिखी गई प्रसिद्ध कविता ओ जनमन के सजग चितेरे की रचनाकार कौन है? ओ जनमन के सजग चितेरे जो उनकी कविता है, किसकी? केदारनाथ पे लिखी गई कविता है, क्या है? ओ जनमन के सजग चितेरे। तो इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं नागार्जुन। तो यहाँ ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता किसने कहा है? तो नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, मैनेजर पांडे, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता कहा है, तो यहाँ ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, जिस बदलती हुई काव्य चेतना की एक अभिव्यक्ति तार सप्तक के कवियों में मिलती है वह उस दौर के अन्य बहुत से तरुण कवियों में नहीं थी। मतलब जो तार सप्तक के कवियों मिलती है काव्य चेतना, वह उस दौर के अन्य तरुण कवियों में नहीं थी। कथन किसका है? तो ये कथन है नेमीचंद जैन, अज्ञेय, मुक्तिबोध, नंदुलारे वाजपेयी। तो ये कथन नेमीचंद जैन का है, तो यहाँ ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस जमाने में प्रयोगवादी कविता किसी जमाने में प्रयोगवादी कविता प्रगतिवाद के अधिक निकट थी, किंतु प्रगतिवादी ने इसकी खूब उपेक्षा की। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन है गजानन माधव मुक्तिबोध का है कि किसी जमाने में क्या कहा था इन्होंने कि किसी जमाने में प्रयोगवादी कविता जो है प्रगतिवाद के अधिक निकट थी, किंतु प्रगतिवादियों ने इसकी खूब उपेक्षा की। किसने कहा था? गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 39 है, वास्तविकता तो यह है कि प्रयोगशील दो ही कवि ठहरे, निराला और शमशेर बहादुर सिंह। तो ये कथन किस आलोचक की है? तो ये कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह की कथन है कि प्रयोगशील दो ही कवि ठहरे, एक निराला और शमशेर बहादुर सिंह। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा कथन असंगत है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो तार सप्तक 1951 ईस्वी, दूसरा सप्तक जो है 1951 और तीसरा 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, तो ये तो सही है। वर्ष 1956 में नकेन के प्रपद्धवाद का प्रकाशन हुआ और प्रपद्धवाद का दावा है कि असली प्रयोगवाद नकेन ही है, तो ये भी सही है। दूसरा सप्तक प्रकाशन के साथ ही प्रयोगवाद नई कविता में रूपांतरित हो जाता है। नई कविता नाम भी अज्ञेय का दिया हुआ है, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी है। वर्ष 1960 में चौथा सप्तक का प्रकाशन हुआ। इसके कवियों के नाम है कीर्ति चौधरी, प्रताप नारायण, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण। केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण साईं, सर्वेश्वर और मदन मसैन। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, ओ जनमन की सजग चितेरे किस कवि पर लिखी गई कविता है? तो ऊपर मैंने बताया कि केदारनाथ अग्रवाल पर लिखी गई कविता है। किसके द्वारा लिखी गई कविता है? नागार्जुन के द्वारा लिखी गई कविता है, तो यहाँ ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रगतिवादियों ने कवि हृदय केदारनाथ अग्रवाल है। प्रगतिवादियों में कवि हृदय केदारनाथ अग्रवाल है। कथन किसका है? ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का, तो यहाँ ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, हिंदी में व्यंग या तो निराला ने लिखा है या तो नागार्जुन और केदार ने। तो ये कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, मैनेजर पांडे, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो ये कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का। कथन है कि हिंदी में व्यंग या तो निराला ने लिखा है या नागार्जुन और केदार ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतेंदु और बालमुकुंद गुप्त ने हमारे साहित्य में जो व्यंग और जिंदा दिली पैदा की है, नागार्जुन उसके समर्थ प्रतिनिधि है। कथन किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नंवर सिंह, डॉक्टर हरि नारायण मिश्र का। तो ये किसका कथन है? ये डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन है। क्वेश्चन नंबर 45 है, नागार्जुन ऐसे साहित्यकार हैं जो अभाव में ही जन्मे, पीड़ित वर्ग के शासन को इन्होंने स्वयं झेला है। तो नागार्जुन ऐसे साहित्यकार हैं जो अभाव में जन्मे हैं और पीड़ित वर्ग के शासन को इन्होंने स्वयं झेला है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर हरि नारायण मिश्र का कथन है। किसके संदर्भ में? नागार्जुन के संदर्भ में, तो यहाँ ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ,
किसकी पंक्ति है? तो केदारनाथ अग्रवाल, रामदरस मिश्र, राम कुमार वर्मा, शिव मंगल सिंह सुमन। तो ये कथन किसका है? ये कथन है केदारनाथ अग्रवाल का। कथन है कि एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ। यहाँ ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, नागार्जुन की प्रसिद्ध लंबी कविता हरिजन गाथा उनके किस कविता संग्रह से संग्रहित है? इनकी जो लंबी कविता कौन सी है नागार्जुन की? हरिजन गाथा। तो किस कविता संग्रह में संग्रहित है? तो ये इनकी कविता संग्रह खिचड़ी विप्लव देखा हमने कविता संग्रह में संग्रहित है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा बिंदु गलत है? तो यहाँ ऑप्शन ए है, प्रगतिवाद में शोषण का विरोध किया गया है। तो ये सही है। प्रगतिवाद में धर्म और ईश्वर में अनास्था का भाव है, ये भी सही है। स्थूल सौंदर्य के स्थान पर सूक्ष्म वायु सौंदर्य का चित्रण किया गया है। तो ये सही है, बिंदु गलत है क्योंकि प्रगतिवाद के संबंध में यही बिंदु गलत है। तो यहाँ ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? नागार्जुन हम लोग पढ़े हैं, नागार्जुन प्रगतिवाद काव्यधारा के कवि हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, युगधारा काव्यकृति के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शिव मंगल सिंह सुमन और नागार्जुन। युगधारा काव्यकृति के रचनाकार कौन है? नागार्जुन। यहाँ ऑप्शन डी सही आंसर होगा। तो ये रहे आपके टोटल 50 क्वेश्चन प्रगतिवाद पे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।